टमाटर और दूध ने क्यों बढ़ा दी आरबीआई की चिंता। अमेरिका और यूरोप में छाई सुस्ती से भारत पर पड़ रहा है क्या बुरा असर, जानेंगे हम आज के मनी टाइम में। जीडीपी वृद्धि को लेकर क्या है एस&पी और आरबीआई का अनुमान, बताएंगे तमाम बातें इससे जुड़ी भी आपको। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मनी टाइम। नमस्कार, मैं हूं वरुण और स्वागत है आपका मनी 9 पर। हाल में कम हुई खुदरा महंगाई के एक बार फिर बढ़ने की आशंका बढ़ गई है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में टमाटर की खुदरा कीमत 120 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई है। दिल्ली समेत कई शहरों में टमाटर 80 से लेकर 120 रुपये प्रति किलो तक बिक रहा है। थोक मंडियों में भी टमाटर का थोक भाव बढ़कर 65 से 70 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया है। अत्यधिक तापमान और कम उत्पादन की वजह से टमाटर की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा हाल में हुई तेज बारिश से हरियाणा और यूपी में टमाटर की फसल को नुकसान भी पहुंचा है और इस वजह से भी मंडियों में टमाटर की आपूर्ति धीमी पड़ गई है। अल नीनो के असर के चलते टमाटर ही नहीं, दूध की कीमतें भी बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। गर्म मौसम के चलते हरे चारे की कमी आने की आशंका है, जिससे चारा महंगा होगा, दूध की कीमत प्रभावित होगी। टमाटर और दूध के बढ़ते दामों ने आरबीआई की चिंता को भी बढ़ा दिया है, जो पहले ही महंगाई से लड़ाई लड़ रहा है। देश के छोटे उद्यमों को अमेरिका और यूरोप जैसे देशों में छाई आर्थिक सुस्ती से बुरे हालातों का सामना करना पड़ सकता है। इन दोनों बाजारों में आर्थिक सुस्ती से भारतीय एमएसएमई इकाइयों पर बोझ पड़ने की आशंका है। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल का कहना है कि देश के प्रत्येक 5 में से 1 एमएसएमई को चालू वित्त वर्ष में महामारी से पहले की तुलना में अधिक वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। देश के कुल निर्यात में करीब 40% हिस्सेदारी एमएसएमई की है। क्रिसिल के मुताबिक निर्यात पर केंद्रित एमएसएमई इकाइयों को इस वित्त वर्ष में अधिक कार्यशील पूंजी की जरूरत पड़ेगी। वैश्विक स्तर पर कमजोर मांग, ग्लोबल शेयर बाजारों में अस्थिरता, लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव और अल नीनो के प्रभाव की आशंका से जोखिम बना हुआ है। बावजूद इसके आरबीआई गवर्नर ने 2023-24 के लिए जीडीपी वृद्धि दर 6.5% रहने की संभावना जताई है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व अगर नीतिगत दर में कुछ और वृद्धि करता है तो इससे रुपए की विनिमय दर पर असर पड़ने की आशंका है। इसलिए आरबीआई कोशिश कर रहा है कि डॉलर रुपए की विनिमय दर में अत्यधिक उतार चढ़ाव न आए। मेटा और कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने एक समझौता किया है और इसके तहत अगले 3 सालों में 10 लाख व्यापारियों को व्हाट्सएप बिजनेस ऐप का इस्तेमाल करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। इस पहल से व्यापारियों को अधिक ग्राहकों तक पहुंचने और अपने बिजनेस को बढ़ाने में मदद मिलेगी। फेसबुक और व्हाट्सएप का परिचालन करने वाली मेटा ने नए उद्यमियों को डिजिटल मार्केटिंग का कौशल सिखाने के लिए एक नए कार्यक्रम मेटा स्मॉल बिजनेस एकेडमी की भी शुरुआत करने की घोषणा की है। घरेलू शेयर बाजारों में सोमवार को उतार चढ़ाव के बीच मिला-जुला रुख रहा। वैश्विक बाजारों में कमजोर रुख के साथ बीएसई सेंसेक्स 9 अंकों की मामूली गिरावट के साथ 62,970 अंक पर बंद हुआ। सीमित कारोबार में ऑटो, आईटी और दवा कंपनियों के शेयरों में तेजी रही। एनएसई निफ्टी 25 अंक की बढ़त के साथ 18,691 अंक पर बंद हुआ। रूस में राजनीतिक अस्थिरता को देखते हुए आर्थिक वृद्धि को लेकर चिंता बढ़ गई है। इससे ग्लोबल मार्केट्स में नकारात्मक रुख रहा। सबसे बड़े तेल उत्पादकों में से एक रूस में अस्थिरता बढ़ने से तेल के दाम चढ़े हैं। ऊंची पेंशन पाने के लिए किए जाने वाले अतिरिक्त योगदान की गणना करना अब आसान हो गया है। ईपीएफओ ने अतिरिक्त योगदान की गणना करने के लिए पेंशन कैलकुलेटर पेश किया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने बकाया राशि का अनुमान लगाने के लिए एक्सेल यूटिलिटी बेस्ड कैलकुलेटर जारी किया है और इसकी मदद से सदस्य ये जान सकेंगे कि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें कितना अतिरिक्त भुगतान करना होगा। ऊंची पेंशन के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 26 जून 2023 है, लेकिन कहा जा रहा है कि इसकी तारीख अब आगे भी बढ़ सकती है। यूपी सरकार राज्य में एक मेगा टेक्सटाइल पार्क बना रही है और इसका उद्घाटन अगले 1-2 महीने में पीएम नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। राज्य सरकार का लक्ष्य अगले कुछ साल में राज्य को 1000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का है और इसी दिशा में राज्य सरकार हरदोई कानपुर के बीच एक मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाने की योजना पर काम कर रही है। राज्य सरकार एमएसएमई को आगे बढ़ाने और वित्तीय सुविधा सहित उनकी समस्याओं के निदान के लिए हर क्षेत्र में प्रयास कर रही है।
आईटी कंपनी साइंट डीएलएम का 592 करोड़ रुपए का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 27 जून को खुलेगा। निवेशक इस आईपीओ में 30 जून तक निवेश कर सकेंगे। आईपीओ खुलने से पहले ग्रे मार्केट में इस इश्यू को लेकर पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं और यह 95 रुपए के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। कंपनी ने इश्यू के लिए 250 से 265 रुपए का प्राइस बैंड तय किया है। साइंट डीएलएम डेटा मैनेजमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइडर है, जिसे कंपनियों द्वारा डिजिटल तकनीकों को अपनाने से फायदा हो रहा है। कंपनी के पास ग्रोथ का एक मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड है और भविष्य में विकास के लिए अच्छी स्थिति में है। अब मैं आपको 10वीं खबर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बहुत ज़रूरी बात। कल दोपहर 1 बजे हेलो मनी 9 में क्या आएगा खास। मेरे वरिष्ठ सहयोगी विपुल सिंह आपके लिए रोज़ाना लेकर आते हैं हेलो मनी 9, और कल जब हेलो मनी 9 आप देखेंगे लाइव, तब डॉक्टर रवि सिंह स्टॉक्स पर देंगे आपके तमाम सवालों के जवाब। वीपी हैं, रिसर्च हेड हैं शेयर इंडिया के। मंगलवार 1 बजे बिल्कुल देखना ना भूलिए हेलो मनी 9। और इससे जुड़ने के लिए आप अपना सवाल लिखकर भेज दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए 9311121874 पर। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, खबरों का दोबारा से रुख करते हैं। 10वीं खबर, बहुत महत्वपूर्ण खबर। किया इंडिया ने करेंस मॉडल की 30,000 से ज़्यादा इकाई को रिकॉल कर लिया है। इन वाहनों के क्लस्टर बूटिंग प्रोसेस में गड़बड़ी होने की आशंका है, इसलिए कंपनी ने सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए रिकॉल किया है। सितंबर 2022 से फरवरी 2023 के बीच बने मॉडल में गड़बड़ी होने की आशंका है। किया इंडिया ने कहा कि वो सभी प्रभावित वाहनों की जांच करेगी और ज़रूरत पड़ने पर फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट किया जाएगा। कंपनी के डीलर किया करेंस ग्राहकों से संपर्क करेंगे और उन्हें वाहन जांच के लिए अपॉइंटमेंट देंगे। सरकार जल्द ही अनक्लेम्ड राशि पर दावा करने के लिए एक इंटीग्रेटेड पोर्टल लॉन्च करेगी। फरवरी 2024 तक निवेशकों के लिए ये खास पोर्टल लॉन्च हो सकता है और इससे बैंक अकाउंट में पड़े अनक्लेम्ड अमाउंट का पता लगाने और उस पर दावा करने की सुविधा मिलेगी। कारपोरेट मंत्रालय निवेशकों के लिए अनक्लेम्ड राशि पर दावा करने की प्रक्रिया को भी आसान बनाने में जुटा है। मार्च 2022 में अनक्लेम्ड राशि 9% बढ़कर 5,262 करोड़ रुपए हो गई है। सरकार इस राशि को उसके सही उत्तराधिकारी को लौटाना चाहती है। बायजू ने अपने निवेशकों से वायदा किया है कि वो वित्त वर्ष 2021-22 का ऑडिट सितंबर तक और 2022-23 का ऑडिट दिसंबर तक पूरा कर लेगी। बायजू का ऑडिट लंबे समय से लंबित है। बायजू के सीईओ बायजू रविंद्रन ने शेयरधारकों के सामने अपनी पिछली गलतियों को स्वीकार किया और उन्हें भरोसा दिलाया कि ऑडिट को जल्द पूरा कर लिया जाएगा। रविंद्रन ने बोर्ड सदस्यों के इस्तीफे की बात मानी है, लेकिन कहा कि कंपनी ने अभी तक इसको स्वीकार नहीं किया है और इन इस्तीफों की जानकारी समय से पहले ही बाहर आ गई है। अब आपको बता देते हैं हेलो मनी 9 में कल शाम 4 बजे क्या कुछ दिखाया जाएगा खास। मेरी वरिष्ठ सहयोगी प्रियंका संभव सोमवार से शुक्रवार आपके लिए लेकर आती हैं हेलो मनी 9 और कल का मुद्दा है कैसे चुने सही हेल्थ इंश्योरेंस। पूजा भिंडे सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर कल होंगी हमारी मेहमान, जो देंगी आपके तमाम सवालों के जवाब। मंगलवार 4 बजे हेलो मनी 9 बिल्कुल देखना ना भूलिएगा लाइव, और करना आपको वही है, एक व्हाट्सएप आपको भेज देना है 9311121874 पर अगर आपका कोई सवाल है हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ। चलिए अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। कल आपसे फिर होगी मुलाकात नई खबरों के साथ, उनसे आप पर पड़ने वाले असर के साथ। और हाँ, आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। अगर शेयर बाजार, बीमा, पेंशन, रियल एस्टेट आदि से जुड़ा आपका कोई सवाल है या आपको कोई परेशानी है तो आप हमारे लाइव कार्यक्रम हेलो मनी 9 में विशेषज्ञों से अपने सवाल पूछ सकते हैं। चलिए अब मुझे दीजिए इजाज़त, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।